हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की दुनिया में। लास्ट क्लास जो हमारी रही थी उसमें हमने डिस्कस किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले तो ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग, जो कि क्लास नंबर 28 थी। इस क्लास में जो कि ओपीजी की क्लास नंबर 29 है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डरों को लेकर। और ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी का जो पहला डिसऑर्डर हम पढ़ने वाले हैं बेटा, उसका नाम होना है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्लियर, ध्यान से सबको देखिएगा। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इसका मतलब ये बात स्पष्ट है, यहाँ अपने आप में शब्द बता रहा है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, यानी कि गर्भावस्था के दौरान उस व्यक्ति को अगर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है तो यह क्या कहलाएगा? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहलाने वाला है। क्लियर, तो चलिएगा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको कुछ टाइप्स बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बीपी के टाइप्स हैं, बोले तो टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। चलिएगा, सबसे पहले आपका होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसी के बारे में भी हम बात करेंगे। तुम्हारा पीआईएस इसी से संबंधित सबसे पहला तुम्हारा होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन। पहला टाइप आपने सुना होगा प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन। क्लियर है, वह हाइपरटेंशन जिसके अंदर बीपी एबनॉर्मल है लेकिन कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। तो यहाँ मैं एक लाइन बोलूंगा प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन में कि तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर होता है वह कितने से ज़्यादा होगा। तो जवाब होगा ग्रेटर देन 140/90 mm ऑफ Hg, 90 mm ऑफ Hg। आप सभी लोगों ने नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो पढ़ ही लिया होगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है बेटा? तो तुमने पढ़ा होगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, बोले तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, बोले तो नॉर्मल बीपी बराबर 120/80 mm ऑफ Hg। क्लियर, mm ऑफ Hg, यह एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन की, इसका मतलब तुम्हारा ब्लड प्रेशर इससे कहीं ज़्यादा है। नॉर्मल दिखना एबनॉर्मल दिखाई दे रहा होगा, 140 और 90 से अबाउ तुम्हारा ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, विदाउट एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन। यहाँ कोई पैथोलॉजी नहीं है, विदाउट एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी इस व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी नजर नहीं आ रही है। बिना किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन के, बिना किसी बीमारी के अगर किसी व्यक्ति की बीपी 140/90 से अबाउ चली जाती हो, बेटा जी ये क्या कहलाएगा? योर आंसर इज प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन का नाम हम इसे देने वाले हैं। क्लियर, चलिएगा दूसरा टाइप होता है बेटा, बोले तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन, बोले तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन। क्लियर, इसका मतलब ब्लड प्रेशर आपका वही सेम रहने वाला है, मैं बोलूंगा एबनॉर्मल रहने वाला है। बीपी इज ग्रेटर देन 140/90 mm ऑफ Hg, 90 mm ऑफ Hg। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखिएगा, विथ पैल्विक आपका पैथोलॉजिकल कंडीशन होगा, विथ पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब कोई बीमारी अगर है, इसे कोई कंडीशन ऐसी है तो उस पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से अगर व्यक्ति की बीपी 140/90 mm ऑफ Hg ज्यादा चली जाती है, यह सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी हाइपरटेंशन। क्लियर, चलिएगा तीसरा होता है बेटा गस्टेशनल हाइपरटेंशन। थर्ड होता है गस्टेशनल हाइपरटेंशन। गस्टेशनल हाइपरटेंशन एक ऐसा हाइपरटेंशन जिसमें बीपी 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में बढ़कर 140/90 से ऊपर चली जाती हो, वह गस्टेशनल हाइपरटेंशन कहलाता है। क्लियर, यानी कि ब्लड प्रेशर तुम्हारा इंक्रीज हो रहा हो ग्रेटर देन 140/90 mm ऑफ Hg, लेकिन ड्यूरेशन अलग होगी, याद रखिएगा। यह समय अवधि क्या होगी? तो जवाब होगा आफ्टर 20 वीक ऑफ गस्टेशन, 20 वीक ऑफ गस्टेशन। आपकी गर्भावस्था के 20 सप्ताह के पश्चात अगर यह आपको नजर आ रहा है, हम जवाब दे देंगे गस्टेशनल हाइपरटेंशन। बोले तो ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg से ज्यादा है, लेकिन साथ में एक चीज और यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ जो गर्भावस्था का समय होगा वह 20 वीक से ज्यादा रहने वाला है। क्लियर है, चलेगा नेक्स्ट मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 4। यह ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तुम्हारा होता है प्री एक्लम्सिया और एक्लम्सिया। प्री एक्लम्सिया
और अक्लम्शिया। प्रीएक्लैम्शिया का मतलब क्या होता है बेटा जी, जवाब सुनिएगा। प्रीएक्लैम्शिया का मतलब यहाँ आपको देखने को मिलेगा प्रोटीनयूरिया। प्रोटीनयूरिया आपको महिला में रहने वाला है। दूसरा सेकंड यहाँ तुम्हें एडिमा देखने को मिलेगा, एडिमा रहने वाला है, प्रोटीनयूरिया रहने वाला है। और इस व्यक्ति में तुम्हें यहाँ देखने को मिलने वाला है ओलिगोयूरिया। क्या देखने को मिलने वाला है, ओलिगोयूरिया। तो प्रोटीनयूरिया, एडिमा, ओलिगोयूरिया की अवस्था है, यह प्रीएक्लम्शिया कहलाने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं अक्लम्शिया के बारे में, अगर मैं बात करूं अक्लम्शिया के बारे में, तो यहां ध्यान दीजिएगा। अक्लम्शिया में बेटा जी आपको क्या रहने वाला है, यह 4 कंडीशन तुम्हारे पास रहने वाली हैं। ऊपर 3 कंडीशन सेम है, एक कंडीशन और जोड़ देंगे, वह होगा सीजर्स। क्लियर। पहला यहां भी सेम प्रोटीनयूरिया यहां रहने वाला है। दूसरा एडिमा यहाँ रहने वाला है, एडिमा यहाँ भी तुम्हें देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ओलिगोयूरिया यहाँ भी तुम्हें देखने को मिलने वाला है, ओलिगोयूरिया। सबसे लास्ट एंड अंतिम बेटा यहाँ तुम्हें एक और कंडीशन देखने को मिलेगी, वह होगा सीजर। मतलब अगर हम बात करें दोनों के अंदर अक्लम्शिया और प्रीएक्लम्शिया में, तो डिफरेंस एक सीजर को रेकल देखने को मिलने वाला है। अगर सीजर है तो वह कहलाएगा अक्लम्शिया, अगर नहीं है तो हम बोल देंगे यह क्या कहलाएगा, तुम्हारा प्रीएक्लम्शिया। क्लियर। इसके अलावा एक चीज और यहां ध्यान देनी है, दोनों में आपको प्रीएक्लम्शिया और अक्लम्शिया में आपको यहां एक और कंडीशन देखने को मिलेगी, वह है हाइपरटेंशन होने वाला है। तो हाइपरटेंशन तो दोनों में ही रहता है, इसमें भी हाइपरटेंशन रहता है और इसमें भी हाइपरटेंशन रहता है। तो अंतर किस चीज में आ रहा है, तो जवाब होगा सीजर्स में। अगर सीजर्स है तो तुम्हारा जवाब क्या रहने वाला है, जवाब रहने वाला है तुम्हारा अक्लम्शिया। अगर सीजर नहीं है जवाब रहने वाला है प्रीएक्लम्शिया। क्लियर। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट नंबर इज 6। अगर मैं बोलूं व्हाइट कॉट हाइपरटेंशन, व्हाइट कॉट हाइपरटेंशन नाम सुना होगा। अगर किसी की बीपी बढ़ जाती है व्हाइट कोट को देखकर, बोले तो जो आपका हॉस्पिटल है उसका नाम सुनने के बाद ऐसा हो जाता हो, वह व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहलाएगा। तो मैं बोलूंगा इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय द नेम ऑफ हॉस्पिटल। क्लियर। बाय द नेम ऑफ हॉस्पिटल, बाय द नेम ऑफ हॉस्पिटल, नेम ऑफ हॉस्पिटल। अगर आप अस्पताल का नाम लेते हैं और नाम लेने से ही बीपी बढ़ जाती है भैया, यह व्हाइट कॉट हाइपरटेंशन कहलाने वाला है। चलिएगा जल्दी से क्विक रिव्यू करिएगा कौन कौन से हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग मैंने बात की। पहला हाइपरटेंशन मैंने बोला दैट इज कॉल्ड प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन। यह वह हाइपरटेंशन होता है जिसमें बीपी 140/90 mmHg से ज्यादा रहती है, बिना किसी पैथोलॉजी के, बिना किसी विशेष कारण के। दूसरा मैंने डिस्कस किया जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। यह वह हाइपरटेंशन है जिसमें कि ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज्यादा रहने वाला है, लेकिन कोई विशेष कारण जुड़ा हुआ हो, कोई पैथोलॉजी जुड़ी हुई हो, वह सेकेंडरी कहलाएगा। मैं बात करूं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की, इसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मली से ज्यादा रहता है, बोले तो 140/90 mmHg से ज्यादा रहेगा, लेकिन यह गर्भावस्था के 20 सप्ताह के बाद देखने को मिलेगा, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहलाने वाला है। अगर मैं बात करूं प्रीएक्लम्शिया और अक्लम्शिया के बारे में, तो तुम्हारी जो प्रीएक्लम्शिया होता है बेटा, प्रीएक्लम्शिया का मतलब आपको देखने को मिलेगा प्रोटीनयूरिया, एडिमा रहने वाला है, ओलिगोयूरिया रहने वाला है, हाइपरटेंशन रहने वाला है, लेकिन क्या नहीं होगा, सीजर्स नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं अक्लम्शिया के बारे में, तो यहाँ सीजर्स को जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर। इसके अलावा बेटा मैं बात करूं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के बारे में, ये वह अवस्था है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन जिसमें क्या रहने वाला है, व्यक्ति जो है, जो भी पर्सन है, उसे अस्पताल का नाम लेकर, यानी व्हाइट कोट, डॉक्टर्स जो कोट पहनते हैं व्हाइट कोट होता है, उसका नाम सुनते अगर उसे बीपी बढ़ जाती है, यह व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहलाने वाला है। क्लियर है। चलिएगा अब हम बात करते हैं यहाँ पर पीआईएच के बारे में। बोले तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली 2 भागों में बटा होता है, एक होता है प्रीएक्लम्शिया और एक अक्लम्शिया। क्लियर। कितने भागों में बटा होता है, प्रीएक्लम्शिया और दूसरा होता है एक्लम्शिया। बोले तो 2 विशेष परिस्थितियां हमें देखने को मिल सकती हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में, प्रीएक्लम्शिया और दूसरी हो सकती है अक्लम्शिया।
क्लियर है बेटा। अक्लाम्शिया और प्रेक्लम्शिया दो विशेष अवस्थाएं हैं जो तुम्हें पीआईएस बोले तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की स्पेशल कंडीशन में देखने को मिल सकती हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की जो क्लास होगी वह टोटल बेस्ड रहने वाली है बोले तो प्रीएक्लम्शिया के बारे में। चलिए अब प्रीएक्लम्शिया को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। प्रीएक्लम्शिया क्या है? सबसे पहला, इट इज ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है, याद रखिएगा यह एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। स्पेशली इसमें दो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, पहला तुम्हारा सीवीएस बोले तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और दूसरा रीनल सिस्टम। क्लियर? आपके दो ऐसे सिस्टम होते हैं तुम्हारे मेडिकल सर्जिकल ऑफ नर्सिंग के जिसमें कार्डियोवास्कुलर और रीनल सिस्टम दोनों का प्रभाव देखा गया है। तुम्हारे किसके अंदर जवाब होगा? प्रीएक्लम्शिया में। बोले तो प्रीएक्लम्शिया जो है वह मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है। नंबर सेकंड, यह जो तुम्हारा प्रीएक्लम्शिया होता है बेटा, प्रीएक्लम्शिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर होगा वह ग्रेटर देन 140/90 एम ऑफ एच जी रहने वाला है, एम ऑफ एच जी रहने वाला है। क्लियर? और कब रहने वाला है? तो जवाब होगा आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, वीक ऑफ गेस्टेशन, महिला का 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद में यह रहने वाला है। लेकिन ये महिला पहले कैसी थी? तो प्रीवियसली ये महिला नॉर्मोटेंसी होनी चाहिए, पहले से भाई बीपी थी नहीं, तो प्रीवियसली नॉन प्रोटीन यूरिक एंड नॉन हाइपरटेंसिव। एक ऐसी महिला जिसमें पहले कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, हाइपरटेंशन नहीं था, पहले जो महिला थी वो नॉन प्रोटीन यूरिक थी, इसमें प्रोटीन यूरिया भी नहीं था। और ऐसी महिला के अंदर अगर 20 सप्ताह के बाद गर्भावस्था के अंदर तुम्हें एक कंडीशन देखने को मिले, तुम्हारा जवाब हो जाएगा यह क्या हो सकता है? प्रीएक्लम्शिया। लक्षणों में तुम्हें क्या देखने को यहाँ मिलेगा बेटा? यहाँ तुम्हें प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ ओलिगो यूरिया तुम्हें देखने को मिलेगा और तुम्हें एडिमा यहाँ देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। तो यहाँ कुछ विशेष कंडीशंस मैंने तुम्हारे सामने पेश की हैं जो कि प्रीएक्लम्शिया को डिफाइन करती हैं। 20 सप्ताह के बाद ये कंडीशन हो रही है, एक ऐसी महिला में हो रही है जो पहले बिल्कुल नहीं सही थी, ना प्रोटीन यूरिया था, ना एडिमा था, ना इसे पहले हाइपरटेंशन था। उस महिला में कंडीशन हुई है 20 सप्ताह बाद में, और महिला की बीपी 140/90 से ज़्यादा चली गई है, महिला में प्रोटीन यूरिया है, हाइपरटेंशन है, एडिमा है, हम उसे डायरेक्ट नाम दे देंगे यह महिला प्रीएक्लम्शिया का शिकार रहने वाली है। क्लियर? चलिएगा इसमें और क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, याद रखिएगा। एक और कंडीशन में बोल रहा हूँ, यह जो पीआईएच है बोले तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ये तुम्हें देखने को मिल सकता है। बोले तो प्रीएक्लम्शिया भी मैं बोल सकता हूँ। जो तुम्हारा प्रीएक्लम्शिया की कंडीशन है यह 20 सप्ताह पहले भी देखने को मिल सकती है। प्रीएक्लम्शिया सीन बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी यह 20 सप्ताह के पहले भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन देखिएगा, इन महिला कैसी होगी? तो जवाब हम देंगे इन पॉलीहाइड्रमनियास। अगर महिला पॉलीहाइड्रमनियास में है मतलब उसके अंदर बहुत सारा एमनियोटिक फ्लूइड है, यह डिस्कस कर चुके हैं हम पहले। तो पॉलीहाइड्रमनियास और हाइड्रेटिफॉर्म मॉल, अगर हाइड्रेटिफॉर्म मॉल के साथ महिला है या महिला में पॉलीहाइड्रमनियास की अवस्था है, ये दोनों ही वह अवस्थाएं होगी बेटा जी जिन अवस्थाओं में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? तुम्हारा जवाब होगा कि यह वह अवस्थाएं होती है जिसमें 20 सप्ताह के पहले भी तुम्हें क्या हो सकता है? प्रीएक्लम्शिया दिखाई दे सकता है। कितने सप्ताह पहले? 20 वीक्स पहले भी दिखाई दे सकता है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपने कंडीशन सुनी होगी, दैट इज कॉल्ड मीन आर्टीरियल प्रेशर। नाम सुना ही होगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर, नाम सुना है, मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? सवाल सुनिएगा इसके बारे में। मीन आर्टीरियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर बराबर 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर प्लस
डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लियर, 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर प्लस डायस्टोलिक प्रेशर बीपी, इन दोनों को जोड़ देने से जो कंडीशन डेवलप हो रही है वह मीन आर्टीरियल प्रेशर कहलाता है। जैसे पल्स प्रेशर एक नॉर्मल कंडीशन में बोल रहा हूं, इसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm of Hg, इट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और अगर इस स्थिति से मैं कैलकुलेट करूं तो मैं जवाब दूंगा, बताओ इसका पल्स प्रेशर कितना होगा। तुम्हारा जवाब होगा कि सर पल्स प्रेशर होता है बराबर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 120/80 माइनस 80 तो बराबर 40 आएगा। 40 तुम्हारा क्या निकल कर आया, पल्स प्रेशर। अब इससे फॉर्मूला में कैलकुलेट करिए, 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, तो जवाब होगा 40/3 प्लस, और इसका डायस्टोलिक कितना है 80, तो 80, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 13.3 आने वाला है। 13.3 प्लस 80 तो जवाब हो जाएगा 93.3 mm/Hg। यह एक सटीक तुम्हारा क्या निकल कर आया गया है, दैट इज कॉल्ड मीन आर्टीरियल प्रेशर। क्लियर, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके अंदर, जवाब होगा आम मीन आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन प्री अक्लम्सिया। प्री अक्लम्सिया में बेटा जी ज्यादा होगा, यह मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाता है। कैसे, सुनिएगा, यहाँ बीपी कितनी है, नॉर्मल नहीं है ये बीपी। यहाँ तुम्हें बीपी मैंने बोला 140/90 है, इसका मतलब इसका पल्स प्रेशर कितना होगा, तो पल्स प्रेशर हो जाएगा 140/90। तो जवाब कितना आने वाला है भैया, वहाँ 40 आ रहा था, यहाँ 50 आने वाला है। तुम्हारा मीन कितना आने वाला है, 50। अब कैलकुलेट करिएगा मैप के अंदर, कैसे कैलकुलेट कराते हैं। मीन आर्टीरियल प्रेशर बराबर 50/3 प्लस 90, तो यह देखिएगा लगभग, जब हम इसका भाग लगाते हैं, 3 का भाग 50 में लगा के देखिएगा, 15 × 45, 16 × 48। क्लियर, तो लगभग 16, 48 बोले तो 20 बच गए हैं, 20 में 16 दूनो 16 1, यानी लगभग हमारा जवाब आएगा 16.10 प्लस 90, यानी लगभग 106.10 mm/Hg। क्लियर, 5 दिया, 3 का भाग लगाइएगा, 3 एकम 3, 1 बच गया कितना, 2, 20, 6 18। क्लियर, बच के 2.2 में 20, तो फिर 20 में 3 का भाग लगाइएगा। 20 में जब 3 का भाग लगाते हैं तो 3 × 9, 3 × 12, 3 × 5 15, 3 × 6 18, ये 6 आएगा। क्लियर, 18, फिर बच के कितने, 18 में आप भाग लगाइए, 50 में 3 का भाग। क्लियर, 3, 1 बच के कितने, 20, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 5 15, 3 × 6 18, बच के फिर 2, फिर 20, फिर आपका जाएगा 3 × 9, 3 × 6 18। क्लियर, 36 18 बोले तो 6.6, तो लगभग हम बोल सकते हैं 16.7। इसको कैलकुलेशन में हम डाल सकते हैं 16.7, तो इसका जवाब जाएगा 106.7 के आसपास। क्लियर, यह एक एग्जैक्ट डेटा आएगा तुम्हारा। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसका मीन आर्टीरियल प्रेशर तुम्हारा बढ़ जाता है, इंक्रीज देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ नजर आएगा। मीन आर्टीरियल प्रेशर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में बेटा जी हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हें ज्यादा देखने को मिलने वाला है। क्लियर है, यह है तुम्हारा मीन आर्टीरियल प्रेशर है, तो यह लगभग तुम्हारे को ज्यादा देखने को मिलेगा, 1.6 के आसपास रहने वाला है आपका क्या, तो जवाब होगा तुम्हारा मीन आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा टाइप देखिएगा तुम्हारा, यह टाइप ऑफ प्री एक्लम्सिया। प्री अक्लम्सिया जो होता है, प्री अक्लम्सिया जो होता है बेटा, यह 2 प्रकार का होता है। प्री एक्लम्सिया 2 प्रकार का होता है, एक होता है माइल्ड और एक होता है सीवियर। माइल्ड और सीवियर,
दोनों में कुछ अंतर बता रहा हूं। माइल्ड का मतलब होता है माइल्ड प्री एक्लम्शिया। माइल्ड प्री एक्लम्शिया का मतलब होगा यहां पर तुम्हें देखो सबसे पहले ब्लड प्रेशर देखिएगा, इसका ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140/90 mm ऑफ Hg है, mm ऑफ Hg है, लेकिन कितने से कम होगा? तो जवाब होगा लेस देन 160/1110 mm ऑफ Hg। क्लियर? यानी ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है और 160 और 110 से कम है। लेकिन यहां तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर तुम देखोगे सीवर में क्या रहने वाला है, देखिएगा यहां ब्लड प्रेशर तुम्हारा ग्रेटर देन 160/1110 mm ऑफ Hg रहने वाला है। तो ब्लड प्रेशर यहां ज्यादा है तुम्हारे सामने। दूसरी कंडीशन देखिएगा, सेकंड, यह प्रोटीन यूरिया को इंडिकेट करता है। प्रोटीन यूरिया, अंतर होगा प्रोटीन यूरिया में भी। यहां जो बेटा प्रोटीन यूरिया होता है यह या तो ट्रेस होगा, ट्रेस का मतलब होता है 0.1 ग्राम पर लीटर। क्लियर? या 1+ होगा, 1+ का मतलब होता है 0.3 ग्राम पर लीटर, या यह 2+ हो सकता है, बोले तो 1 ग्राम पर लीटर। लेकिन जब मैं इधर देखता हूं तो यह प्रोटीन यूरिया कैसा रहने वाला है, देखिएगा यहां जो प्रोटीन यूरिया रहता है या तो यह रहने वाला है तुम्हारा, या तो रहने वाला है 3+ या 4+। 3+ का मतलब क्या होता है, देखिएगा 3+ का मतलब होगा 3 ग्राम पर लीटर और 4+ का मतलब रहने वाला है 4 ग्राम पर लीटर। इतना प्रोटीन यूरिया, मतलब यहाँ ज्यादा प्रोटीन का लॉस हो रहा है या कम हो रहा है। तीसरी कंडीशन यहां तुम्हें देखने को मिलेगी और वह रहने वाली है एडिमा। क्लियर? एडिमा, एडिमा दोनों में ही रहने वाला है, इसमें भी रहता है और इसमें भी एडिमा रहता है। एडिमा दोनों में मिलने वाला है और प्रोटीन यूरिया भी, और ओलिगो यूरिया दोनों में मिलने वाला है, इसमें भी मिलने वाला है और इसमें भी मिलने वाला है। तो यह कुछ बेसिक डिफरेंस होता है तुम्हारा माइल्ड और सीवियर के अंदर। क्लियर? क्या क्या पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं यहां तक देखिएगा। सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन को तुम्हारे सामने रखा, बोले तो कि क्या होता है तुम्हारा प्री एक्लम्शिया, किस अवस्था को तुम प्री एक्लम्शिया बोल दोगे? तो मैंने बोला 20 सप्ताह बाद हो, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर यहां होने वाला है यह, और यहां पर ऐसी महिला में हो रहा है जो पहले नॉन प्रोटीन यूरिक थी और नॉन हाइपरटेंसिव थी। इसमें आपको प्रोटीन यूरिया, ओलिगो यूरिया, एडिमा देखने को मिले तो हम बोल देंगे अब प्री एक्लम्शिया का शिकार हो गई है। क्लियर? और यह 20 सप्ताह पहले भी हो सकता है, कंडीशन हो सकती है पॉलीहाइड्रोमोनियास और हाइड्रेटिफॉर्म मोल जैसी अवस्थाएं हो सकती हैं। मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होता है नॉर्मली 93.3 है, जो कि हम निकालते कैसे 1+1/3 ऑफ पल्स प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बीपी में मैं तुलना करूं तो पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो भैया सिस्टोलिक कितना है 120, डायस्टोलिक कितना 80, माइनस करेंगे तो पल्स प्रेशर 40 आ जाएगा। 40 में लगभग हम 3 का भाग लगाएंगे तो 13.3 आता है। इसे हम कैलकुलेशन करके क्या निकाल लेते हैं, तुम्हारा जवाब निकल जाएगा आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर 93.3 नॉर्मल होता है, लेकिन ये बड़ा होता है प्री एक्लम्शिया में। कैसे देखिएगा, यह 140 - 90 50 कैलकुलेट होगा, तो 50 में 3 का जब हम भाग लगाते हैं लगभग तो कितना आता है, जवाब होगा 16.7 के आसपास। क्लियर? 3 1 चला जाएगा, बच के 2 20, 36 18 डॉट बच के कितने 2 20, फिर 3 3 9 3 15 3 6 18, तो लगभग 16.6 के आसपास आता है। तो हम कैलकुलेट करके 16.7 कैलकुलेट कर सकते हैं। और यह 2 प्रकार का मैंने बोला, माइल्ड और सीवियर। माइल्ड ऐसा होता है जिसमें तुम्हारा जो हाइपरटेंशन है वह कितना है, तो 140/90 से ज्यादा और 160/110 से कम होने वाला है। इसके अलावा प्रोटीन यूरिया ट्रेस 1+ या 2+ रहने वाला है। इसके अलावा एडिमा यहाँ मैंने डिस्कस कर लिया है। क्लियर? इसके अलावा और कुछ देखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बचता है, इसमें जो प्रेक्लेम्शिया है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। इसके लिए जो डायग्नोसिस करते हैं हम, डायग्नोसिस देखिएगा,
एक तो मैंने पहले बोला कि मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा हुआ यहाँ रहने वाला है। दूसरा देखिएगा यहाँ रोल आवर टेस्ट करते हैं, रोल आवर टेस्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में कि बताओ प्रीक्लम्सिया के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तुम्हारा जवाब होगा रोल आवर टेस्ट। रोल आवर टेस्ट में क्या करते हैं देखिए, इसमें हम सबसे पहले बीपी मापते हैं लैटरल पोजीशन में, बीपी मेजर इन लैटरल पोजीशन, लैटरल पोजीशन, बीपी मापी जा रही है लैटरल पोजीशन में, समझ में आ रहा है। मतलब एक व्यक्ति को हम लैटरल पोजीशन में लिटा देंगे और फिर हम उसकी बीपी को माप लेते हैं। बीपी को मापने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इसके बाद में यह पहली स्टेप हुई, उसके बाद में फिर आपको बीपी मापनी है दोबारा सुपाइन पोजीशन में, फिर बीपी मेजर इन सुपाइन पोजीशन, दोबारा तुम बीपी माप लो सुपाइन पोजीशन में। अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा हो डायस्टोलिक प्रेशर में, क्लियर, याद रखिएगा, इफ डिफरेंस बिटवीन lateral एंड सुपाइन ब्लड प्रेशर, सुपाइन ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर भी कौन सा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 20 mm ऑफ Hg, 20 mm ऑफ Hg से ज्यादा अगर आता है इट इंडिकेट इट 40% इंडिकेट इट लीड्स 40% चांस, 40% चांस होगा, चांस ऑफ प्री एक्लम्सिया। इस महिला में 40% संभावना होगी प्री एक्लम्सिया होने की, मतलब इसे प्री एक्लम्सिया हो सकता है, देयर विल बी 40% चांस, 40% यह संभावना इसमें रहने वाली है। क्लियर है, यह तुम्हारा एक टेस्ट होता है रोल ओवर टेस्ट, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। रोल ओवर टेस्ट इसमें किया जाता है जिसमें हम बीपी को पहले लैटरल पोजीशन में माप लेते हैं और फिर सुपाइन में माप लेते हैं। अगर दोनों में जो बीपी का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें अंतर 20 mm ऑफ Hg ज्यादा आ रहा है, डेफिनेटली यह क्या इंडिकेट करता है, तुम्हारा जवाब होगा यह इंडिकेट करने वाला है प्री एक्लम्सिया की 40% चांसेस, संभावनाओं को यह इंडिकेट करता है। इसके अलावा याद रखिएगा एसिड टेस्ट, यह एसिडिक एसिड टेस्ट जो होता है, एसिटिक एसिड टेस्ट, यह किसके लिए करते हैं, याद रखिएगा यह परफॉर्म होता है, इसको हम परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म फॉर प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है यह एसिडिक एसिड टेस्ट होता है। एक तुम्हारा टेस्ट होता है हॉट एंड कोल्ड टेस्ट, हॉट एंड कोल्ड टेस्ट, यह हम परफॉर्म करते हैं किसके लिए, तो जवाब होगा हॉट एंड कोल्ड टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं फॉर हॉट एंड कोल्ड टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, याद रखिएगा फॉर एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के लिए जो टेस्ट होता है वह हॉट एंड कोल्ड टेस्ट होता है। क्लियर, एल्ब्यूमिन के लिए जो टेस्ट करते हैं वह हॉट एंड कोल्ड टेस्ट है। मीन आर्टेरियल प्रेशर चेक कर सकते हैं, रोल ओवर टेस्ट कर सकते हैं और एक एसिडिक एसिड टेस्ट हम परफॉर्म करवा सकते हैं। क्लियर है, यहां तक चलेगा। अब इसमें कुछ लक्षण मैं बता रहा हूं, क्या इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस तुम्हें देखने को मिलेंगे यहाँ। तो सबसे पहला आपको हेडेक देखने को मिल सकती है, महिला में हेडेक रहने वाला है। विजुअल डिस्टर्बेंसेस को की है किसकी वजह से हो रहा है, ये हाइपरटेंशन की वजह से। विजुअल डिस्टर्बेंसेस रहने वाला है इसमें। इसके अलावा फीमेल में कुछ कंडीशन हमने पहले ही बोली है, जैसे प्रोटीन यूरिया रहने वाला है, महिला में एडिमा बेटा जी रहने वाला है। इसके अलावा महिला में ओलिगो यूरिया रहने वाला है, ओलिगो यूरिया रहने वाला है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहां रहती है, इसको हेल्प सिंड्रोम, HELLP हेल्प सिंड्रोम। क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में कि बताओ हेल्प सिंड्रोम किस में देखने को मिलता है, तुम्हारा जवाब होगा कि हेल्प सिंड्रोम भैया देखने को मिलता है हमें किसके अंदर, तो तुम्हारा तुरंत जवाब होगा प्री एक्लम्सिया में। क्या होता है हेल्प सिंड्रोम, H का मतलब यहां है हीमोलाइटिक,
EL का मतलब है एलिवेटेड लीवर एंजाइम, एलिवेटेड लीवर एंजाइम। जो लीवर एंजाइम्स हैं वह एलिवेटेड होते हैं। और कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, SGPT, SGOT, SGPT, SGOT। क्लियर, ये दोनों के दोनों SGPT, SGOT, ये दोनों बड़े हुए नजर आएंगे, SGPT और SGOT। और सबसे लास्ट में LP बोले तो लो प्लेटलेट्स, लो प्लेटलेट्स। यह कंडीशंस तुम्हारे सामने हेल्प सिंड्रोम के रूप में नजर आ सकती है। whenever any female suffering from the your which condition, your answer is the प्रीएक्लम्शिया। तो प्रीएक्लम्शिया में यह विशेष अवस्था तुम्हें देखने को मिल सकती है। क्लियर। अब इसमें जो SGPT और SGOT है इनको देखिएगा आप, ये क्या है दोनों, इनको मैं हल्का सा तुम्हारे सामने ब्रीफ कर रहा हूं। यह SGPT जो होता है इसी को हम बोलते हैं ALT। क्लियर। एक होता है SGOT, इसको बोलते हैं AST। क्लियर। नाम देखिएगा, सबसे पहले SGPT सीरम ग्लूटामेट, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेज। क्लियर। सीरम ग्लूटामेट, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेज। क्लियर। दूसरा SGOT, तो यहां होगा सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलो एसीटेट ट्रांस अमाइलेज। क्लियर। SGOT, तो SGOT का होगा सीरम ग्लूटामेट, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलो एसीटेट ट्रांस अमाइनेज, ऑक्सिलो एसीटेट ट्रांस अमाइनेज। क्लियर। यहाँ एक और नाम मैंने बोला ALT और AST। ALT का नाम है एलानाइन ट्रांस अमाइनेज, और तुम्हारा AST का नाम होता है एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज। क्लियर। जो मेन लीवर एंजाइम होता है वह होता है मेन लीवर एंजाइम जो होता है वह रहने वाला है तुम्हारा, याद रखिएगा, SGPT या ALT, इसे हम बोलते हैं मेन लीवर एंजाइम। क्लियर। आपका जो मेन इंपॉर्टेंट लीवर एंजाइम PTOT में कौन सा है, तुम्हारा जवाब होगा सर मेन जो होता है वह रहने वाला है तुम्हारा, तो तुम्हारा तुरंत जवाब हो जाएगा SGPT। क्लियर। चलेगा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं इसके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो सबसे पहले फीमेल को रेस्ट देना होगा, रेस्ट टू फीमेल। महिला को आराम देना है बेटा। आराम का मतलब समझिएगा क्या होगा, जब आप आराम देंगे तो इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो होगा, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और जब किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा इंक्रीज यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। और भैया जी जब यूरिन आउटपुट बढ़ेगा इस अवस्था में क्या होगा, तो मैं जवाब दूंगा डिक्रीज एडिमा, स्वेलिंग कम होने लगेगी, क्योंकि आपका पानी का रिटेंशन कम होगा, तो रेस्ट कराने का फायदा रहने वाला है। दूसरा, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट आप दीजिएगा। नॉर्मल हम लगभग प्रोटीन देते हैं, नॉर्मल हमारी जो प्रोटीन होती है, नॉर्मल गर्भावस्था में हम प्रोटीन लगभग 65 ग्राम देते हैं पर डे के हिसाब से। क्लियर।
लेकिन यहाँ कितना देना है, यहाँ तुम्हें देना होगा हाई प्रोटीन में लगभग 100 ग्राम के आसपास पर डे हम देंगे प्रोटीन, ताकि प्रोटीन यूरिया की अवस्था को हम मैनेज कर सकें। यह हम यहाँ दे देते हैं। इसके अलावा और क्या आपको देना है, याद रखिएगा। तीसरा आपका फ्लूइड एंड सॉल्ट डाइट नॉट रेस्ट्रिक्टेड। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर नहीं देना है। आप हल्का सा दे सकते हैं, एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना देवें कि आप सोचे एडिमा हो रहा है तो हमें तो इसको बिल्कुल देना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इसको दे सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा आप दे सकते हैं आपका डायूरेटिक्स। वैसे नॉर्मली डायूरेटिक्स गर्भावस्था में देते नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा डायूरेटिक्स नॉर्मली नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, नॉर्मली नहीं देते हैं, लेकिन यहां आप दे सकते हैं। कंडीशन अलग है, तो नॉर्मली नॉट गिवन बट मे यूज इन प्री एक्लम्शिया। आप प्री एक्लम्शिया में भैया जी काम में ले सकते हैं, और यह बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन आप ले सकते हैं लगभग 40 mg ले सकते हैं फॉर 5 डेज। लगभग 5 दिन तक आप 40 mg के हिसाब से डायूरेटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप एडिमा को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सके, एडिमा जो हो रहा है उसे आप कम कर सके, क्लियर है। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी देते हैं। एसी इनहिबिटर्स कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, लेकिन मिथाइल डोपा, लेबिटालॉल और निफिडिपिन आप दे सकते हैं, क्लियर। तो मिथाइल डोपा यह एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, यह भी तुम काम में ले सकते हो। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आप ले सकते हैं। तो मिथाइल डोपा आप दे सकते हैं। मिथाइल डोपा जो होता है यह 250 से 500 mg काम में ले सकते हैं, 250 से 500 mg मिथाइल डोपा। इसके अलावा लेबिटालॉल और निफिडिपिन और निफिडिपाइन ये काम में ले सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ एक विशेष अवस्था बता रहा हूँ, दैट इज नॉन एज एसी इनहिबिटर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। एसी इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी के अंदर तुम्हारा यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, रेस्ट्रिक्टेड रहता है, इसे हम नहीं देते हैं, क्लियर। तो एसी इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, इसे नहीं देना होगा, यह तुम्हारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, क्लियर। यहाँ कौन कौन सी दे सकते हैं, मिथाइल डोपा आप दे सकते हैं, लेबिटालॉल दे सकते हैं, और दूसरा तुम दे सकते हो निफिडिपिन, क्लियर। यह सारी की सारी चीजें हम यहाँ यूज कर सकते हैं, क्लियर। यह सब ट्रीटमेंट था। आपके माइल्ड प्रेक्लम्शिया तक का यहाँ काम खत्म होता है। सीवियर प्रेक्लम्शिया हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। अभी यहाँ हम जो जो पढ़े हैं उसको एक बार आप रिव्यूज कर लीजिएगा, क्या क्या चीजें हमने देखी हैं। इसका हमने डिस्कस किया। प्रेक्लम्शिया के अंदर 2 कंडीशन बोली, आपका माइल्ड और सीवियर प्रेक्लम्शिया, और दोनों में हमने जो चीज़ें यहाँ डिस्कस करी हैं उनमें मैंने बोला है आपका मैनेजमेंट के क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक इवैल में रॉ लवर टेस्ट मैंने करके तुम्हें बताया, यह कर सकते हो। मीन आर्टेरियल प्रेशर तुम चेक कर सकते हो, बढ़ा हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एसिडिक टेस्ट करा सकते हो। इसके अलावा तुम हॉट एंड कोल्ड टेस्ट कर सकते हो। लक्षणों में प्रोटीन यूरिया है, एडिमा है, ओलिगो यूरिया है, हाइपरटेंशन की वजह से विजुअल डिस्टर्बेंसेस है, हेडेक तुम्हें रहने वाला है। इसके अलावा आप यहाँ तुमने डिस्कस करके देखा और क्या है रह सकता है, तो याद रखिएगा तुम्हें यहाँ नजर आ सकता है हेल्प सिंड्रोम, जिसमें SGPT SGOT भरा हुआ नजर आ सकता है। मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, महिला को रेस्ट करवाएंगे,
फ्लूइड एंड सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, हल्का सा दे सकते हैं। इसके अलावा आप एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ आपा मिथाइल डोपा, निफिडापाइन और लेबेटालॉल काम में ले सकते हैं। क्या नहीं लेना है तो तुम्हारा तुरंत जवाब होगा एसी इनहिबिटर्स नहीं लेंगे। डायरेटिक्स नॉर्मल नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ तुम ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली 5 डेज के लिए 40 mg के हिसाब से काम में ले सकते हो। दिस इज द माइल्ड प्रीएक्लम्शिया एंड ट्रीटमेंट। सीवियर प्रीएक्लम्शिया के लक्षण और केसेस सेम होते हैं, मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें हम MgSO4 इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, उसका पूरा ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, बोले तो PIS पार्ट सेकेंड के साथ मिलेंगे। थैंक यू, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में PIS सेकेंड के साथ में।